नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं आज की हरियाणा की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सबसे पहली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर हरियाणा के हितों की अनदेखी करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सैनी ने विशेष रूप से SYL नहर के मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सरकार हरियाणा के किसानों के हक का पानी रोक रही है। उन्होंने पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई। भाजपा का यह प्रदर्शन पंजाब में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने और पड़ोसी राज्यों के बीच लंबित विवादों पर अपना रुख स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके अलावा चलिए एक सनसनीखेज खबर पर नजर डालते हैं। विनेश फोगट ने एक वीडियो जारी कर भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर तीखा हमला बोला है। विनेश ने आगामी कुश्ती टूर्नामेंट के वेन्यू यानी कि स्थान को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि टूर्नामेंट का आयोजन ऐसे स्थानों पर किया जा रहा है जो बृजभूषण के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, जिससे महिला पहलवानों की सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। विनेश ने खेल मंत्रालय और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं चलिए अगली बड़ी खबर पर एक रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आरक्षण और जातीय स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शादी करने से किसी व्यक्ति की जातीय स्थिति यानी कि कास्ट स्टेटस नहीं बदलती। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग से है और वह अनुसूचित जाति या किसी अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आरक्षण का आधार जन्म से तय होने वाली सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, ना कि वैवाहिक संबंध। यह निर्णय उन मामलों के संदर्भ में आया है जहां लोग अंतरराज्यीय जाति विवाह के आधार पर आरक्षण या अन्य सरकारी लाभों का दावा करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि किसी व्यक्ति की जाति वही रहती है जिसमें उसने जन्म लिया है और विवाह जैसे नागरिक अनुबंध से उस संवैधानिक स्थिति को बदला नहीं जा सकता जो सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी स्पष्टता लेकर आया है जो आरक्षण के नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति में थे। अब प्रशासन और संबंधित विभाग इसी कानूनी आधार पर प्रमाण पत्रों और आरक्षण संबंधी आवेदनों की जांच करेंगे। इसी के अलावा चलिए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार धूल भरी हवाओं और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। यह अलर्ट आने वाले कुछ दिनों के लिए जारी किया गया है, जिसके दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। प्रशासन ने नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी है। इस बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सक्रिय होना है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार है। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और मौसम की स्थिति को देखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाने को कहा गया है। वहीं चलिए अब अगली बड़ी खबर पर एक रिपोर्ट। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना एक ट्रक और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर होने की वजह से हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। पुलिस के अनुसार मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजनों को सूचित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार या लापरवाही माना जा रहा है। मानेसर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में भारी वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और टक्कर की सटीक परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी गई है। यातायात को सुचारू करने के लिए क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया। वहीं चलिए एक नजर अगली खबर पर। देखिए ये रिपोर्ट।
करनाल के उद्यमियों ने सरकार की आगामी मेक इन हरियाणा नीति 2026 को लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव सौंपे हैं। उद्योगपतियों की मुख्य मांग औद्योगिक क्षेत्रों का एकीकरण करना है ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुगमता आए। इसके अलावा बिजली दरों में रियायत, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नियामक नियमों को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। उद्यमियों का मानना है कि एमएसएमई क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन मिलने से न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार इन सुझावों को नई नीति में शामिल करने पर विचार कर रही है। अब चलिए एक नई खबर पर अगला नजर डालते हैं। हरियाणा में नगर निगम चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अवैध प्रचार पर कड़ा रुख अपनाया है। पंचकुला में प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संपत्तियों पर बिना अनुमति लगाए गए पोस्टर और बैनर तुरंत हटाए जाएं। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर अवैध प्रचार सामग्री नहीं हटाई गई तो संबंधित उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीमें तैनात की गई है। इस कदम का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान शहर की सुंदरता बनाए रखने और समान अवसर सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने उम्मीदवारों से चुनावी नियमों का पालन करने और केवल अधिकृत स्थानों का ही उपयोग करने की अपील की है। अब आइए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। अंबाला में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार 78,000 रुपये तक की भारी सब्सिडी दे रही है। इसके अतिरिक्त निवेश के लिए बैंकों के माध्यम से सस्ते और आसान ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। इस पहल से न केवल बिजली बिलों से राहत मिलेगी बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर परिवार कमाई भी कर सकेंगे। प्रशासन स्थानीय स्तर पर जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी के साथ चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर अपना रुख करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में नीट यूजी परीक्षा का सफल आयोजन हुआ जिसमें राज्य के 175 केंद्रों पर 65,300 से अधिक परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दोपहर 2 से 5 बजे तक चली इस परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों पर जैमर और सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ इस बार डबल बायोमेट्रिक सत्यापन की तकनीक बनाई गई थी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए पेयजल और पार्किंग जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अब आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में पराली यानी कि फाने जलाने की घटनाओं पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब तक 561 किसानों के खिलाफ रेड एंट्री दर्ज की है। यह कार्रवाई सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों और जमीनी निरीक्षण के बाद की गई। रेड एंट्री होने का सीधा मतलब यह है कि ये किसान अगले 2 सीजन तक अपनी फसल सरकारी पोर्टल यानी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर नहीं बेच पाएंगे और ना ही इन्हें कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य भर में निगरानी बढ़ा दी गई है। जिन गांवों में आग लगाने की घटनाएं अधिक हो रही है वहां के पटवारियों और संबंधित अधिकारियों को भी जवाबदेही ठहराया जा रहा है। सरकार किसानों को लगातार जागरूक कर रही है कि वे पराली जलाने के बजाय आधुनिक मशीनों का उपयोग करें जिसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी जारी रहेगी। यह कदम वायु गुणवत्ता को गिरने से बचाने और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए उठाया गया है। अब आइए एक नज़र देखते हैं अगली रिपोर्ट पर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस सिपाही के 5,500 पदों के लिए शारीरिक माप परीक्षण का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की लंबाई और छाती का माप लिया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वे उम्मीदवार जो शारीरिक मानकों पर खरे उतरेंगे उन्हें ही अगले चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न करने के निर्देश दिए हैं जिससे प्रदेश के युवाओं को जल्द नियुक्ति मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।
आइए अब अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत चौधरी भजनलाल के परिवार और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा के बीच बयानबाजी ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। रेखा शर्मा द्वारा चौधरी भजनलाल के संदर्भ में दी गई एक टिप्पणी पर भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके पिता और राजस्थान और हरियाणा के कद्दावर नेता रहे चौधरी भजनलाल के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इसे तथ्यों से परे अपमानजनक बताया। बिश्नोई ने जोर देकर कहा कि चौधरी भजनलाल ने हमेशा सर्व समाज का सम्मान किया और उनके योगदान को हरियाणा के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। इस विवाद के बाद बिश्नोई समर्थकों में भी काफी रोष देखा गया। कुलदीप बिश्नोई ने स्पष्ट किया है कि राजनीति में गरिमा बनी रहनी चाहिए और दिवंगत नेताओं के बारे में बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल इस प्रतिक्रिया के बाद हरियाणा की सियासत में पुराने राजनीतिक घराने के सम्मान को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है। अब आइए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा के रोहतक में 5 मई को एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की जीवन गाथा को सांग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्यक्रम हरियाणवी संस्कृति की पारंपरिक कला सांग के जरिए उनके जीवन संघर्ष, राजनीतिक सफर और उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का एक अनूठा प्रयास है। प्रसिद्ध सांग कलाकारों द्वारा तैयार की गई इस प्रस्तुति में उनके बचपन को लेकर मुख्यमंत्री पद तक के सफर को लोक गीतों और नाटकीय संवादों के रूप में पिरोया गया है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर है और इसमें कई वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल एक व्यक्ति के जीवन को दर्शाना है, बल्कि हरियाणा की लुप्त होती पारंपरिक सांग कला को भी बढ़ावा देना है। रोहतक जो प्रदेश की राजनीति और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है, वहां इस तरह का आयोजन चर्चा का विषय बना हुआ है। अब 5 मई को होने वाली इस प्रस्तुति पर सभी की निगाहें टिकी है। आइए अब अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि एसीएस विकास रस्तोगी ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच नीतियों को और अधिक मजबूत और व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस गति से शहरों का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन के लिए नई और ठोस रणनीतियों की आवश्यकता है। रस्तोगी ने कहा कि शहरी विकास केवल ऊंची इमारतें बनाना नहीं, बल्कि व्यवस्थित कॉलोनियां, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और हरित क्षेत्रों का प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करें ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस चर्चा के दौरान अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने और शहरी नियोजन के नियमों को सख्ती से लागू करने की बात भी कही गई है। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के उभरते हुए शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जाए ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। उनका यह बयान प्रदेश में हो रहे तीव्र शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अब आइए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के किसानों और उद्यमियों के लिए तंजानिया का कृषि क्षेत्र एक नए अवसर के रूप में उभर रहा है। वहां की उपजाऊ भूमि और अनुकूल वातावरण को देखते हुए हरियाणा के अनुभवी किसान आधुनिक तकनीक और निवेश के जरिए कृषि व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दालों और नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है। यह सहयोग न केवल हरियाणा की उन्नत कृषि पद्धति को वैश्विक पहचान दिलाएगा, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने में भी सहायता होगा। यह कदम दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगा। वहीं चलिए अब बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। रेलवे नेटवर्क के विस्तार से हरियाणा और दिल्ली के बीच सफर करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए आवाजाही बेहद सुगम होने वाली है। इस प्रयोजन के तहत नई रेल लाइनें बिछाने और मौजूदा बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे ट्रेनों की गति और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यह विस्तार न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि दिल्ली मेट्रो रैपिड रेल के साथ जुड़कर एक एकीकृत परिवहन तंत्र विकसित करेगा। इससे एनसीआर में सड़क यातायात का दबाव कम होगा और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से आर्थिक विकास की गति भी तेज होगी।
अब आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। नारनौल में ईमानदारी की एक मिसाल पेश करते हुए ऑटो चालक ने सड़क पर गिरे 50,000 रुपये उनके असली मालिक को लौटा दिए हैं। जानकारी के अनुसार ऑटो चालक को यह नकदी सड़क किनारे पड़ी मिली थी, जिसे उसने बिना किसी लालच के सुरक्षित रखा और पुलिस या स्थानीय अधिकारियों की मदद से सही व्यक्ति तक पहुंचाया। रुपये खोने वाले व्यक्ति के लिए यह बड़ी राहत की खबर थी, जिसने ऑटो चालक की इस निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी की जमकर सराहना की। आज के दौर में जहां लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भटक जाते हैं, वहीं इस ऑटो चालक के नेक काम ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने भी चालक की इस ईमानदारी पर गर्व व्यक्त किया। अब आइए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। सोनीपत के सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अगले 1 माह के भीतर शहर को 10 नई इलेक्ट्रिक बसें मिल जाएंगी। ये बसें न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यात्रियों को शोर और धुएं से राहत दिलाते हुए आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान करेंगी। इन बसों में सुरक्षा के लिए CCTV और GPS जैसी तकनीकें लगी होंगी। परिवहन विभाग ने मुख्य रूटों पर इनके संचालन की तैयारियां पूरी कर ली है और चार्जिंग स्टेशनों का काम भी अंतिम चरण में है। इस पहल से सोनीपत के लोगों को सस्ता और आरामदायक सफर मिलेगा। अब देखिए अगली बड़ी खबर। नारनौल में एक ड्राइवर की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। मृतक 7 बेटियों का पिता था और परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य था। उसकी पत्नी ने मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस घटना के बाद से गरीब परिवार के सामने जीवन यापन का गहरा संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों में भारी रोष है और वे परिवार के लिए आर्थिक मदद और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब चलिए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। हरियाणा महिला कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पॉल चौधरी के पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। अलका लांबा ने पॉल चौधरी को बधाई देते हुए नारी शक्ति को एकजुट करने का आह्वान किया। वहीं हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रही है। पॉल चौधरी के नेतृत्व का आभार जताते हुए महिला विंग को बूथ स्तर पर सशक्त बनाने का संकल्प लिया। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं किया तो अभी तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देखते हैं। झज्जर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां 10वीं कक्षा के एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस गहरे दुख की घड़ी में भी मृतक के परिवार ने समाज के सामने मानवता की एक मिसाल पेश की है। छात्र की मृत्यु के बाद शोक संतप्त परिजनों ने उसकी आंखें दान करने का साहसी निर्णय लिया। उनके इस फैसले से 2 दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन में उजाला आ सकेगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक तरफ जहां जवान बेटे को खोने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं परिवार के इस अंगदान के फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है। दुख के बीच लिया गया यह निर्णय दूसरों को अंगदान के प्रति प्रेरित करने वाला है। अब चलिए अगली बड़ी खबर पर एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। यमुनानगर में एक मोबाइल शॉप में भीषण आग लगने से एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा बेहद दुखद है, जहां शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का मुख्य कारण माना जा रहा है। दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान और बैटरियों की वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे बच्ची को बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है और व्यावसायिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं किया तो अभी तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।